नमस्कार। आज हम 20वीं सदी की शुरुआत के उन 50 सालों की कहानी में उतरेंगे जिसने इंग्लैंड को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे हाथ में AC वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्रेस एंड रिलैप्स के कुछ हिस्से हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे महारानी विक्टोरिया के शांत, स्थिर और समझिए भरोसेमंद दौर से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कि एक बेचैन और उलझी हुई दुनिया तक का सफर तय हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें वैज्ञानिक तरक्की और नैतिक गिरावट दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान ने इंसान को जबरदस्त ताकत दी, लेकिन ये एक ऐसी ताकत थी जिसके दो मुंह थे। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक बेहतरीन उदाहरण है इंटरनल कंबस्शन इंजन का। इसी इंजन ने हवाई जहाज बनाए जिसने दो विश्व युद्धों में ऐसी तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसी इंजन से मोटर कार भी बनी और उस कार ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, खासकर युवाओं की। ये तो कमाल की बात है। यानी एक ही टेक्नोलॉजी जो जंग के मैदान में मौत बरसा रही थी, वही घर पर एक सामाजिक क्रांति को हवा दे रही थी। ये अपने आप में 20वीं सदी के विरोधाभास को दिखाता है। बिल्कुल, क्योंकि कार ने युवाओं को वो दिया जो उनके पास पहले कभी नहीं था, गतिशीलता यानी मोबिलिटी। वे अब अपने छोटे कस्बों और कह सकते हैं कि माता पिता की नज़रों से दूर जा सकते थे। पारिवारिक अनियंत्रण की पकड़ ढीली पड़ने लगी और यहीं से उस चीज़ की शुरुआत हुई जिसे हम युवाओं का विद्रोह कहते हैं। और ये विद्रोह सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि कैसे हिटलर यूथ जैसे आंदोलनों ने दिखाया कि युवाओं को एक मकसद के लिए बड़े पैमाने पर इकट्ठा करना कितना आसान था। हाँ, ब्रिटेन के लिए तो ये बहुत नई बात रही होगी। वहां तो यही माना जाता था कि छात्रों का काम पढ़ाई करना है, सड़कों पर उतरना नहीं। ये विद्रोह सिर्फ सड़कों पर नहीं था, ये विचारों में था। 20वीं सदी के युवाओं के लिए विक्टोरियन दौर की हर बात पुरानी, सुस्त और पाखंडी थी। उनके दादा दादी के जो आदर्श थे वो उन्हें खोखले और मजाकिया लगते थे। सदियों से चली आ रही हर मान्यता पर, हर विश्वास पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो फिर यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये विक्टोरियन सोच असल में थी क्या। मेरे जहन में तो एक छवि आती है, सख्त नियम, दिखावटी शिष्टाचार और हर चीज अपनी जगह पर। क्या मैं सही हूँ? हाँ, बिल्कुल। आपकी जो छवि है वो काफी हद तक सही है। विक्टोरियन मानसिकता का जो मूल था वो था सत्ता को बिना सवाल किए मान लेना, चाहे वो चर्च के पादरी हो, घर में पिता का हुक्म हो या सरकार का कानून। उनकी दुनिया में एक ठहराव था, एक यकीन कि उनके बनाए संस्थान, उनका घर, उनका संविधान, उनका साम्राज्य, उनका ईसाई धर्म, ये सब पत्थर की लकीर है और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। यानी सवाल पूछना सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। और 20वीं सदी के लेखकों ने इसी पर सबसे पहले चोट की। जैसा कि H.G. वेल्स ने कहा कि दुनिया कोई बना बनाया स्थायी घर नहीं है, उन्होंने इसे घर बनाने की जगह के तौर पर देखा। बिल्कुल, मतलब विक्टोरियन लोग सोचते थे कि वे एक पक्के फर्निश्ड मकान में रह रहे हैं जहां सब कुछ पहले से तय है। लेकिन वेल्स जैसे लोग कह रहे थे कि नहीं, हम तो बस एक खाली प्लॉट पर खड़े हैं और हमें घर खुद बनाना है और उसका नक्शा भी हमारे पास नहीं है। इस सोच को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ शायद बर्नार्ड शॉ का था। यकीनन, बर्नार्ड शॉ तो इस नई सोच के सबसे बड़े पैरोकार थे। उनका तो मूल मंत्र ही था, सवाल करो, हर चीज की जांच करो, हर विचार को परखो। और उन्होंने सिर्फ धर्म के पुराने अंधविश्वासों पर ही नहीं, बल्कि विज्ञान के नए अंधविश्वासों पर भी हमला किया। उनका मानना था कि हर सिद्धांत तब तक एक अंधविश्वास है जब तक उसे आपने खुद जांचा और परखा न हो। मुझे उनकी नाटक मेजर बारबोरा का एक संवाद याद आता है जो उस दौर की नब्ज पकड़ता है। दुनिया अपनी पुरानी स्टीम इंजन और डायनामो तो फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता और अपने पुराने धर्मों को नहीं फेंकती। कुछ लोगों के लिए बातें ताजी हवा के झोंके की तरह थीं, तो बाकियों को लगा होगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। बिल्कुल, और इसी वैचारिक खींचतान के बीच लेखकों के दो बड़े खेमे बन गए। एक था फेबियन सोसाइटी का, जिसमें शॉ और H.G. वेल्स जैसे लोग थे। उनका मानना था कला जीवन के लिए है। वो साहित्य को समाज बदलने का एक औजार मानते थे। उनके लिए कहानियां और नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाजवादी विचारों को फैलाने और सामाजिक सुधार लाने का जरिया थे। तो ये एक ग्रुप था जो साहित्य को एक तरह का हथियार मानता था। लेकिन क्या सब लोग इससे सहमत थे?
जरूर कोई ऐसा भी ग्रुप होगा जो मानता होगा कि कला को इन सब चीजों से ऊपर होना चाहिए। जरूर। और वो था ब्लूम्सबरी ग्रुप। इसमें वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखक थे जो इंसानी दिमाग की गहराइयों में उतरने के लिए जाने जाते हैं, और E.M. फॉस्टर जिन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक नियमों और निजी रिश्तों के टकराव को दिखाया। इनके लिए कला का मकसद समाज सुधार नहीं था, बल्कि इंसानी अनुभव की सच्चाई को खूबसूरती से दिखाना था। यानी कला कला के लिए है। और इसी ग्रुप के एक सदस्य J.M. कीन्स ने तो साहित्य से बाहर निकलकर राजनीति पर भी गहरा असर डाला था, है ना? हाँ, जॉन मेनार्ड कीन्स वो एक अर्थशास्त्री थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस नाम की एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने वर्साए की संधि की, आप कह सकती हैं कि धज्जियां उड़ा दी, जिसमें जर्मनी पर भारी भरकम हर्जाना थोपा गया था। कीन्स ने चेतावनी दी थी कि इससे जर्मनी तबाह हो जाएगा और यूरोप में एक और बड़ी जंग का बीज बोया जाएगा। कई लोग मानते हैं कि इस किताब ने जर्मनी में ये भावना पैदा करने में मदद की कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो एक तरफ साहित्य समाज को बदलने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी ही दुनिया में सिमट रहा था। और फिर आया साल 1922 जिसने सब कुछ बदल दिया। 1922 साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। इसी साल जेम्स जॉयस की यूलिसिस और T.S. एलियट की द वेस्टलैंड छपी, और इन किताबों के साथ ही साहित्य आम पाठक की पहुंच से बहुत दूर चला गया। उसे समझने के लिए एक खास तरह की पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ने लगी। मतलब साहित्य कुछ गिने चुने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जागीर बन गया। बिल्कुल। यहाँ से साहित्य में एक तरह के बौद्धिक अहंकार का दौर शुरू हुआ जो आम आदमी की समझ को नीची नजर से देखता था। इन नए लेखकों और आलोचकों का मानना था कि सच्चा साहित्य सिर्फ एक छोटे और सुसंस्कृत वर्ग के लिए ही हो सकता है, और होना भी चाहिए। T.S. एलियट ने तो यहाँ तक लिखा कि जो लोग कहते हैं कि साहित्य और जीवन में कोई टकराव नहीं है, वे असल में कम पढ़े लिखे लोगों को खुश कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है प्रोफेसर विलियम एम्सन का, जिन्होंने T.S. एलियट की कविता का बहुत गहरा विश्लेषण किया जो असल में एक छपाई की गलती पर आधारित था। ये तो कमाल हो गया। मतलब एक पूरी एकेडमिक थ्योरी एक टाइपो पर खड़ी थी। बिल्कुल। कविता की एक लाइन में कॉमा गलत जगह लग गया था, जिससे वाक्य का मतलब ही बदल गया, और प्रोफेसर एम्सन ने उसी बदले हुए मतलब पर पन्नों की व्याख्या लिख दी। और ये उस दौर की एक बड़ी सच्चाई दिखाता है कि कैसे साहित्य की व्याख्याएं इतनी जटिल और व्यक्तिगत हो गई थी कि लेखक का असल मतलब शायद मायने ही नहीं रखता था। तो एक तरह से साहित्य और आलोचना दोनों ही आम जिंदगी से कटकर अपनी एक अलग दुनिया बना रहे थे। लेकिन असली दुनिया में तो 2 विश्व युद्धों की हकीकत थी, जिसकी भारी तबाही समाज झेल रहा था। उस तबाही के बाद समाज को फिर से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश हुई है ना? हाँ, और उसी कोशिश का नतीजा था वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य। एक मिनट, इसे थोड़ा और साफ करते हैं। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या ये था कि सरकार अब हर नागरिक की बुनियादी जरूरतों जैसे सेहत, शिक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी लेगी? बिल्कुल सही। सोच ये थी कि अगर लोगों के सिर पर छत हो, पेट में रोटी हो और बीमार पड़ने पर मुफ्त इलाज हो, तो समाज से अपराध और दुख खत्म हो जाएंगे, हर तरफ खुशहाली होगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। यानी पूर्ण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के बावजूद लोगों में एक अजीब सी उदासी और असंतोष फैल गया। अपराध और वेश्यावृत्ति, जिन्हें पहले हमेशा गरीबी से जोड़ा जाता था, वे कम होने के बजाय और बढ़ गए। ऐसा लगा जैसे भौतिक जरूरतें पूरी होने के बाद एक आध्यात्मिक खालीपन पैदा हो गया था। समाज पर एक नई चीज हावी हो गई, उपभोक्तावाद। अपने पड़ोसियों से बेहतर दिखने की होड़ लग गई, जिसे कीपिंग अप विद द जोन्सेस कहा गया। लोगों की जरूरतें पूरी हो चुकी थीं, तो अब विज्ञापन उद्योग ने उनकी इच्छाओं को जगाना शुरू किया। और ये विज्ञापन भी सीधे साधे नहीं थे। वो आपको ये नहीं बताते थे कि साबुन में क्या है, नहीं, बल्कि ये दिखाते थे कि उस साबुन से नहाकर आप कितने आकर्षक लग सकते हैं। ठीक यही। विज्ञापन उद्योग ने लोगों की अवचेतन इच्छाओं का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बियर और चॉकलेट जैसी चीजों को मानवीय प्रेम, दोस्ती और कामयाबी से जोड़कर बेचा जाने लगा। मकसद उत्पाद की गुणवत्ता बताना नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करना हो गया। तो ये एक और उदाहरण है प्रोग्रेस और रिलैप्स का। प्रोग्रेस ये थी कि लोगों के पास खरीदने की ताकत थी, लेकिन रिलैप्स ये था कि वे असली खुशी के बजाय चीजों के पीछे भागने लगे।
इस टकराव से किस तरह के किरदार साहित्य में उभर कर आ रहे थे? मुझे लगता है कोई पारंपरिक हीरो तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसी माहौल में 1950 के दशक के एंटी हीरो पैदा हुए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किंग्सले एमिस के उपन्यास लकी जिम का नायक जिम डिक्सन। वो कोई महान इंसान नहीं है। वो सत्ता, शिष्टाचार और हर तरह के दिखावे का मजाक उड़ाता है। वो उस सिस्टम से नफरत करता है जिसका वो हिस्सा है। युवाओं का विद्रोह अब और ज्यादा मुखर और व्यंग्यात्मक हो गया था। और फिर इस ब्रिटिश विद्रोह में अमेरिका से एक नया तूफान आकर शामिल हो गया, बीटनिक संस्कृति। हाँ, बीटनिक एक बिल्कुल अलग चीज थे। वो समाज की हर सम्मानजनक बात को नकारते थे। साफ सुथरे कपड़े, स्थायी नौकरी, शादी, घर, सब कुछ। वे समाज से पूरी तरह कट जाना चाहते थे। उनकी जिंदगी बेतरतीब थी, नशे और सेक्स में डूबी हुई। लेकिन इसमें एक बड़ा विरोधाभास भी था, है ना? वो जिस समाज से नफरत करते थे उसी पर निर्भर थे। हाँ। यही सबसे बड़ी विडंबना थी। वे सड़क पर किसी से लिफ्ट मांगते, किसी के घर पर खाना खाते और सरकार से मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते पर जीते थे। यानी वो उसी व्यवस्था के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे वो पूरी तरह खारिज करते थे। उनके मैले कपड़े और अस्त-व्यस्त जीवन शैली को अक्सर उनके अस्त-व्यस्त दिमाग का प्रतीक माना जाता था। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने विक्टोरियन युग के अटूट विश्वास के टूटने से लेकर 2 विश्व युद्धों की तबाही और उसके बाद की दुनिया की बेचैनी तक का सफर देखा। एक ऐसी सदी जिसने वैज्ञानिक तरक्की तो आसमान तक पहुंचा दी, लेकिन अपनी सामाजिक और नैतिक जमीन खो दी। ये प्रगति और पतन की एक असाधारण कहानी है, जहां एक तरफ भौतिक सुख सुविधाएं और व्यक्तिगत आजादी बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के प्रति तिरस्कार, परंपराओं का मजाक और एक गहरी सामाजिक अशांति भी बढ़ी। विक्टोरियन युग के शिष्टाचार को पाखंड कहकर खारिज कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह अक्सर असभ्यता ने ले ली। लेकिन क्या ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो असभ्यता असल में एक तरह की ईमानदारी थी? कम से कम लोग वैसा दिखावा तो नहीं कर रहे थे जैसा विक्टोरियन दौर में होता था। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और कई लोगों ने इसे ईमानदारी ही माना, लेकिन किताब इस बात पर जोर देती है कि शिष्टाचार और पाखंड में एक बारीक फर्क है। एक को हटाने के चक्कर में दूसरा भी चला गया और समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना कम हो गई। किताब के अंत में लेखक ने 20वीं सदी के एक और चलन पर टिप्पणी की है, पर्सनैलिटी कल्ट पर, यानी किसी व्यक्ति के करिश्मे का महिमा मंडन। उन्होंने लिखा कि उस दौर में अखबारों और रेडियो की वजह से मशहूर होना जितना आसान हो गया था, गुमनामी में खो जाना भी उतना ही आसान था। और यहीं पर वो हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाते हैं। वो लिखते हैं कि 20वीं सदी में प्रसिद्धि क्षणभंगुर हो गई थी। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां टेलीविजन और सोशल मीडिया ने इस दिखावे को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि सार्वजनिक दिखावे और पल पल बदलती शोहरत के सामने गहरे ज्ञान और असली हुनर का वास्तविक मूल्य क्या है।